बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 22 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 23 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये मिट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज़ होती है। कोई ख्वाह दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये उसे अपनी गिरफ्त से नहीं निकलने देती। राधा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैंने भी उसी मिट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया था, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो बात जारी रखते हुए कह रही थी, मैं पाकिस्तान के सहराए थर में वाक़े नगर पारकर नामी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। ये शहर भारतीय सरहद के करीब वाक़े है। इसकी 95% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। हमारा ताल्लुक भी बेल कौम से है। ये कबीला न जाने कब से थर पारकर में जाकर आबाद हुआ था। बहरहाल मेरे माँ बाप की वहाँ थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे हमारे कुंबे का गुजारा हो रहा था। मैं 1959 में पैदा हुई थी। मेरी पैदाइश पर बड़ी खुशियाँ मनाई गईं। उसकी वजह शायद ये थी कि मैं अपने भाई के 15 साल बाद पैदा हुई। इस बीच में मेरी माँ के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। मैं जब 1 साल की थी तो मेरे बड़े भाई जगदेश की शादी कर दी गई। हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी बेजोड़ होती हैं। लड़की 12 साल की तो दूल्हा 40 का, लड़का 15-16 साल का तो दुल्हन 30-35 साल की। जगदेश की जोरू भी उम्र में उससे 20 साल बड़ी थी, यानी जगदेश 16 साल का था और रेखा 36 साल की। वो बड़ी हसीन थी, ऊंची लंबी सेहतमंद। गांव के कई मर्दों की नजर उस पर थी। जगदेश की शादी पर मेरे बाप ने वडेरों के पास जमीन गिरवी रखकर लंबी रकम कर्ज ली, जो सब की सब शादी पर खर्च कर दी गई। पिताजी ने वडेरे से वादा किया था कि उसकी रकम 2 साल के अंदर अंदर लौटा दी जाएगी, मगर 2 साल तक थरपारकर में बारिश ही नहीं हुई। जमीनें प्यास के मारे चिटक गई। अनाज पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा साल शुरू होते ही वडेरे ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। तीसरे साल बारिश हुई। उस साल फसल भी अच्छी थी, लेकिन जब फसल तैयार हुई और कटाई का वक्त आया तो वडेरे के आदमियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। पिताजी वडेरे की मिन्नत समाजत करते रहे, थोड़ी सी मोहलत मांगी, मगर वडेरा तैयार नहीं था। उसने अनाज का एक दाना नहीं उठाने दिया। राजस्थान के ठाकुर और सिंध के वडेरे एक ही कबील के लोग हैं। ये काश्तकारों और हारियों को अपने ज़र खरीद गुलाम समझते हैं। इन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। जमीन पर कब्जा करने के बाद वडेरे ने बेगार लेना शुरू कर दी। उसने साफ कह दिया था कि जब तक कर्जे की पाई पाई अदा नहीं हो जाती, हमें जमीन का कब्जा मिलेगा और ना ही हम कहीं और काम कर सकते हैं। मैं 5 साल की हो गई। वडेरे ने हमारे मकान पर भी कब्जा कर लिया था। हम वडेरे के कैदी बन गए। मेरे माता पिता, भाई और भाभी दिन भर खेतों में काम करते और रात को मवेशी वाली हवेली में डाल दिया जाता, जहाँ और भी 20 यूं हारी थे। वो भी हमारी तरह वडेरे के कैदी थे। एक रोज खेतों पर काम के दौरान वडेरे के 2 आदमी रेखा को पकड़कर जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे कि जगदेश ने देख लिया। झगड़े में उसके हाथों वडेरे का एक आदमी मारा गया। वडेरे के आदमी जमा हो गए। उन्होंने जगदेश को इतना मारा कि वो वहीं पर खत्म हो गया। भाभी रेखा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आई, लेकिन ना तो वडेरे के किसी आदमी को पकड़ा और ना ही वडेरे से कोई बाज पुरस की गई। पुलिस हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, वो गरीबों की नहीं, दौलतमंदों के मफादात की रक्षा करती है। मेरे माता पिता को थाने में बंद कर दिया गया। मैं भी उनके साथ ही थी। वो तो भला उस नए इंस्पेक्टर का जो उस वाक़े के 1 हफ्ता बाद उमरकोट से तब्दील होकर आया था। वो ईमानदार आदमी था। उसने हमें छोड़ दिया। उसके चंद रोज बाद ही पिताजी मुझे और माताजी को लेकर चोरी छप्पे सरहद पार करके राजस्थान आ गए। स्मगलरों की एक पार्टी ने सरहद पार करने में हमारी मदद की। हम लोग धक्के खाते हुए किसी न किसी तरह राजगढ़ पहुंच गए। यहाँ भी हमारी कौम के कुछ लोग आबाद थे जिन्होंने हमारी मदद की। माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे तालीम दिलाई, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद भी मेरे साथ जो कुछ हुआ वो तुम्हें बता चुकी हूँ। राधा खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही और कुछ देर बाद कहने लगी, मेरे खून में उसी जमीन की मोहब्बत शामिल है जिसकी मिट्टी से मैंने जन्म लिया था। वहाँ मेरे माता पिता, भाई बावज के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिले नफरत है, लेकिन इन तमाम नफरतों के बावजूद मैं उस मिट्टी की मोहब्बत को अपने सीने से निकाल नहीं सकी। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसके लहजे में अफसुर्दगी सी आ गई थी। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती। वो दोबारा कह रही थी, कैंप में बाज पाकिस्तानी जवान तो ऐसे भी थे जो राह के असल मंसूबों से वाकिफ होने के बाद यहाँ से भागना चाहते थे। उन्होंने कुछ करने की कोशिश भी की, मगर पकड़े गए। अलका ने तुम्हारे सामने दावा किया था कि वो कैंप से फरार होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की मदद करती रहती है, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है।
पिछले 1 साल के दौरान अलका ने ऐसे 5 नौजवानों को धोखे से हलाक कर दिया जो कैंप से भागने के बाद इत्तेफाक से इससे टकरा गए थे। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का यही असर होना चाहिए था। वो अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों के मोहताज थे। उन्हें हवस और लालच यहाँ लेकर आया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह मिलने वाली दौलत उन्हें महंगी पड़ेगी तो उन्होंने भागने की कोशिश की और मारे गए। दरअसल उनके सामने कोई मकसद नहीं था और उनकी कोई मंजिल भी नहीं थी, लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं ठिठकी थी। तुम भी अगर अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे और जान बचाना ही चाहते थे, लेकिन तुम में और उन नौजवानों में बड़ा फर्क था। अलका तुम्हारे गिर्द जाल बुन रही थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। इधर तुम दलदल में धंसते जा रहे थे, तुम्हारे गिर्द बिछाए हुए जाल की रस्सियां खींची जा रही थी और आखिरकार मैंने भी कदम उठाने का फैसला कर लिया। जिस रात देवदीन ने आश्रम के तहखाने में तुमसे मुलाकात की थी, मैं समझ गई कि अब पानी सर से गुजर चुका है। उन्होंने तुम्हें अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में धकेल दिया है। अब मेरे लिए भी खामोश रहना मुमकिन नहीं था और इसलिए मैंने तुम्हें अलका और देवदीन के बारे में बता दिया, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था और फिर कल मैंने तुम्हें वो सबूत फराहम कर दिए जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया था और इस सिलसिले में कुछ इंतजामात भी शुरू कर दिए थे। मेरे इस कॉटेज के बारे में किसी को मालूम नहीं। मैंने यहाँ राशन जमा करना शुरू कर दिया। अलका को कत्ल करने के बाद अगर हम चंद मिनट और वहाँ रुकते तो मारे जाते। मुझे संपित ही ने रेस्टोरेंट में चाय पीने के दौरान बताया था कि देवदीन ने रात 2 बजे के करीब अलका को टेलीफोन पर जयपुर में कैंप में होने वाले धमाकों की इतला दे दी थी और अलका उसके थोड़ी देर बाद जयपुर से निकल खड़ी हुई थी और उसने देवदीन को भी अपनी रवानगी की इतला दे दी थी। देवदीन उसका इंतजार कर रहा था। उसका ख्याल था कि अलका सीधी उसके पास पहुंचेगी, लेकिन 7 बजे तक अलका उसके पास नहीं पहुंची तो वो खुद आश्रम पहुंच गया और तहखाने की सूरत-हाल देखकर उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वहाँ क्या हुआ होगा। उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी तलाश भी शुरू कर दी। हम बर वक्त वहाँ से निकल आए। हम उस वक्त तक यहाँ रहेंगे जब तक ये जगह हमारे लिए महफूज है और हम यहाँ आराम से बैठे दाल चावल खाते रहेंगे। राधा खामोश हो गई। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, या फिर मुझे उसकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से उसके चेहरे को देखते हुए सोचता रहा। मैं जराइम पेशा था। मेरे हाथों पाकिस्तान में कई कत्ल हो चुके थे। पुलिस से छुपता फिर रहा था कि बदकिस्मती से इन लोगों के हत्थे चढ़ गया और यहाँ मुसाइब में गिरकर अपनी मट्टी की मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर दिया। और अब राधा से ऐसी बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। इसने पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल गुजारे थे। 5 साल की उम्र में तो कोई बच्चा अपने बारे में नहीं सोच सकता। किसी और के बारे में या वतन के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन राधा ने उस मट्टी से जन्म लिया था और 5 साल की उम्र तक खेतों में उस मट्टी से खेलती रही थी और उस मट्टी की मोहब्बत इसके खून में शामिल थी। मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? राधा ने कहा। उसके होंठों की मुस्कुराहट कुछ और गहरी होगी। तुमने मुझे वैशी कहा था। मैंने उसके चेहरे से नजरें हटाए बगैर कहा। हाँ तो तुम हो वैशी? राधा ने हल्का सा कहका लगाया। वैशियों वाला हुलिया इस वक्त मेरा है या तुम्हारा? मैंने कहा। राधा ने पहली मर्तबा अपना जायजा लिया। वो शाम को जिस साले से यहाँ से गई थी वो हालत तो बेहतर थी। कोई तब्दीली तो यहाँ आने के बाद शुरू हुई थी। संबित से धींगा मुश्ती में ना सिर्फ उसके कपड़े फट गए थे बल्कि बाल भी चिड़िया के घोंसले की तरह बिखर गए थे और मेकअप भी बिगड़ गया था। वो मेरे सामने इस तरह बैठी हुई थी कि उसकी टांगे ऊपर तक बरहना हो रही थी। वो चलने में मुझे घूरती रही, फिर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और तेज तेज कदम उठाती हुई कमरे में घुस गई। मैं अपनी जगह पर बैठा राधा के बारे में सोचता रहा। उसने जो कुछ कहा था क्या वाकई सच था? क्या वाकई उसके दिल में जन्मभूमि की मट्टी की मोहब्बत अब भी मौजूद थी? मुझे बहरहाल उस पर एतमाद करना था इस वक्त तक, जब तक कोई बात मुझे उससे बदल ना देती। उस वक्त 2 बजने वाले थे। मैं सोफे पर लेट गया। उसके थोड़ी देर बाद राधा की आवाज सुनाई दी। मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें नींद आ जाए तो आ जाना। मैं सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। राधा कमरे से बाहर नहीं आई थी। उसने दरवाजे ही से गर्दन निकालकर मुझे बताया था कि वो सोने जा रही है। मैं सोफे पर ही लेटा बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सोफा ज्यादा चौड़ा नहीं था कि ढंग से करवट बदल सकता। इसमें शायद नारियल के छिलके भरे हुए थे। सीट दरमियान से किसी कदर उभरी हुई थी। आगे और पीछे की तरफ ढुलवान थी। बैठने के लिए तो ये सोफा बहुत बेहतरीन था, लेकिन सोने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था और इसी वजह से मेरी पिछली रात भी बेआरामी और बेचैनी में गुजरी थी। तकरीबन 1 घंटे तक करवटें बदलने के बाद मैं उठ गया। कुछ देर वहीं बैठा इधर उधर देखता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। कमरे में अंधेरा था। मैं टटोलता हुआ आगे बढ़ा। मेरा ख्याल था कि मैं आहिस्तेगी से पलंग के किनारे पर लेट जाऊंगा ताकि राधा की नींद खराब ना हो, लेकिन मैं जैसे ही पलंग पर चढ़ा राधा की आवाज मेरी समाज से टकराई। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता उसने मेरे अंदर के वैशी को बेदार कर दिया। राधा ने ठीक ही कहा था, मैं वाकई ही वैशी था। सुबह राधा मुझसे पहले उठ चुकी थी। नाश्ते के बाद गुज़िश्ता दिन की तरह मैं इस रोज भी खुरपी लेकर
काम करने में मसरूफ हो गया। इस वक्त राधा भी मेरा साथ दे रही थी। बेकार बैठना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ था। शैतान से बचने के लिए मैंने ये मसरूफियत तलाश की थी। हमारे लिए बाहर के हालात जानना बहुत जरूरी था। संपित की गुमशुदगी ने द्रेवदिन को चौंका दिया होगा। अब ये पता नहीं कि संपित के कत्ल का इंकिशाफ हो चुका था या नहीं, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता था कि उसकी गुमशुदगी में भी द्रेवदिन को मेरा ही हाथ नजर आया होगा। गुज़िश्ता रात संपित ने जो कुछ बताया था उसे मैं अंदाजा लगा सकता था कि दहशतगर्दी के कैंप की तबाही से हुकूमत की पूरी मशीनरी हिल कर रह गई थी। दिल्ली से इंटेलिजेंस राव और हुकूमत के आला तीन अफसरान और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की आमद इस बात का सबूत थी कि कैंप तबाह करके मैंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। कैंप की तबाही के अलावा राव की एक डिप्टी डायरेक्टर अलका अग्निहोत्री भी मेरे हाथों मारी गई थी और मंदिर को भी जलाकर राख कर दिया गया था। मंदिर की तबाही भी मेरे खाते में डाल दी गई। ये सदियों पुराना मंदिर था। मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा पहले भी इसे नजर आतिश किया जा चुका था और हर मरतबा इसकी तामीर नौ और वुसअत में इजाफा होता जा रहा था। और अब तो वह आग इस कदर खौफनाक थी कि शायद उसकी दीवारों के पत्थर भी पिघल गए होंगे। नागराज ने आला हुकाम को जो रिपोर्ट दी होगी वो भी यकीनन मेरे खिलाफ होगी। मुझे तमाम वाकयात का जिम्मेदार करार देकर सारे इल्जामात मेरे सर पर थोप दिए गए होंगे। गुज़िश्ता रात संपित ने बताया था कि नागराज दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा है। वो खौफनाक जहर जो इंजेक्शन के जरिए किसी जानदार के खून में शामिल कर दिया जाए तो उसके जिस्म को बिजली से ज्यादा खौफनाक झटके लगते हैं। कम से कम 10-15 मिनट शदीद तरीन अजियत के बाद वो खत्म हो जाता है और इसका मुजाहरा तो मैं देख चुका था। ये तो नागराज ने भी बताया था कि वो ये जहर तैयार कर रहा है जिसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये इंजेक्शन अभी तजुर्बाती मरहले में था। इसका तोड़ दरियाफ्त करना अभी बाकी था और उस रात वो मुझ पर उस जहर का तजर्बा करना चाहता था, लेकिन उसका एक आदमी रवि पंडित मेरे हाथों उस तजर्बे का शिकार हो गया। पहले मैंने सोचा कि हालात जैसे ही मामूल पर आएंगे मैं माउंट एवियो से निकल जाऊंगा, लेकिन अब मैंने इरादा बदल दिया। अगर ये जहर पाकिस्तान पहुंच गया तो तबाही फैल जाएगी। ये तकरीबकारी और दहशतगर्दी का एक नया तरीका होगा। इसके लिए ना गोलियां चलानी पड़ेंगी और ना बम्बों के धमाके करने पड़ेंगे। इस जहर के इंजेक्शनों के जरिए मौत बेगुनाहों को अपनी लपेट में लेती रहेगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब नागराज जैसे सांप का सर कुचल कर ही यहाँ से जाऊंगा और ये काम मुझे जल्द से जल्द करना था ताकि वो मिकदार में जहर की तैयारी पर काम शुरू ना कर सके। उस रोज शाम से जरा पहले राधा ने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। कल संपित को इसी पर शुबा था और राधा ने अक्लमंदी की थी कि उसे चकमा देकर अपने साथ ले आई थी। जरूरी नहीं था कि हर बार वो बच ही जाए, इसलिए मैंने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। पलंग के नीचे राधा का रखा हुआ ट्रंक उमरू अय्यार की जंबील साबित हुआ। उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। 3 अदद मर्दाना जोड़े भी रखे हुए थे। एक जोड़ा तो खालिस राजस्थानी था। मैंने वही जोड़ा पहन लिया। मेरे सर पर पगड़ी राधा ने बांधी। सिंदूरी रंग की पगड़ी को बल देकर लपेटा गया था। मैंने जब आईने में अपना जायजा लिया तो मुस्कुराए बगैर न रह सका। मखसूस राजस्थानी लिबास, मखसूस अंदाज में बंधी हुई पगड़ी, अपने इस हुलिये में मैं मुकम्मल तौर पर राजपूत जंगजू लग रहा था। राधा भी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। उसने अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए मेरे माथे पर भी सिंदूर का टीका लगा दिया और फिर मेरी आंखों में सुरमा लगाने लगी। मैं आईने में देखकर एक बार फिर मुस्कुरा दिया। सुरमे की धार आंखों के गोशों में दूर तक निकली हुई थी, बिल्कुल देहातियों ही की तरह। राधा ने भी राजस्थानी देहाती लिबास पहना था। उसने बड़े भूंडे मेकअप से अपना चेहरा बिगाड़ लिया था और ऐसा उसने जानबूझकर किया था क्योंकि इस तरह उसका चेहरा बड़ी हद तक तब्दील हो गया था, लेकिन उसकी जिस्मानी कशिश अपनी जगह बरकरार थी। शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही हम काटी से निकले और तवील चक्कर काटते हुए शहर के मरकजी इलाके में पहुंच गए। कैंप में बम धमाकों और मंदिर में आतिशबाजी के बाद 4 दिन गुजर चुके थे, मगर शहर में अब भी खौफ व इराज की वही कैफियत थी। हर शख्स सहमा हुआ दिखाई दे रहा था। उस वाक़े के बाद दूसरे करीबी शहरों से भी पुलिस की नफरी तलब कर ली गई। मशकूक अफराद को रोककर पूछताछ की जा रही थी। उन पुलिस वालों के अलावा नागराज और द्रेवदिन के आदमी भी शहर में फैले हुए थे। सालार रोड पर खासी रौनक थी। ये वो इलाका था जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों और गैर ममालिक से आए हुए स्याहों की भीड़ रहती थी। यहाँ हैंडी क्राफ्ट्स की 20 दुकानें थी। इस इलाके में स्याहों की दिलचस्पी इन्हीं दुकानों की वजह से थी। हम दोनों इस तरह घूम रहे थे जैसे अभी अभी किसी देहात से आए हों और यहाँ की हर चीज हमारे लिए अनोखी और अजीब हो। हमने मार्बल की मसनूआत की एक दुकान से हनुमान की एक छोटी सी मूर्ति भी खरीद ली थी जिसे राधा सीने से लगाए हुए थी। 9 बजे के करीब हम राजेंद्र मार्ग की तरफ निकल आए। उसी तरफ द्रेवदिन का मरीना क्लब भी था। उसी इलाके में भी रौनक थी, लेकिन पुलिस की सरगर्मियां भी जारी थी। बाजारों में घूमते फिरते हमने बहुत सी बातें मालूम की थी। चीफ मिनिस्टर वापस जयपुर जा चुका था, लेकिन 2-3 आला अफसरान यहाँ मौजूद थे। कैंप की तबाही की तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई जिसने एक डिलैक्स होटल में कैंप लगाकर काम शुरू कर दिया।
शहर में भी ये ऐलान कर दिया गया कि जिस शख्स को इस सिलसिले में कुछ मालूमात हो वो बिला खौफ व खतर वहां आकर बयान दे सकता है। एक दो जगह पुलिस वालों ने हमें भी रोका और वो मुझसे उल्टे सीधे सवाल करने लगे, मगर राधा ने बड़ी खूबसूरती से सूरत हाल को संभाल लिया। ए हवालदार, वो कांस्टेबल को घूरते हुए बोली, हमारे मर्द से क्या बात करत हो? ये तो पहली बार गांव से बाहर निकलत है, हमसे पूछो, हमार तुम्हारी बातों का जवाब देवेगा। कहाँ से आए हो तुम लोगन और कहाँ रहत रहे हो? कांस्टेबल ने पूछा। उसके लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी। हमारा द्वारा और उसे आहन हो जी, राधा ने जवाब दिया। और पूछो क्या पूछे तो? हम तुम्हें चोर लगत है, डाकू लगत है जो यूं रोकत हो? साला कहीं का। ए जोबन संभाल, वरना मैं तो अपना जोबन संभाल रहे तू अपनी जुबान संभाल। राधा मजीद फैल गई। मैं दिल ही दिल में घबरा रहा था कि राधा को शायद पुलिस वालों को तजुर्बा नहीं था, कहीं हमें लेने के देने ही ना पड़ जाएं। इसी दौरान 2-3 आदमी भी जमा हो गए। दूसरे पुलिस वाले ने राधा को बाजू से पकड़ा तो राधा ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और उसकी तरफ देखते हुए बिल्ली की तरह घुराई। अपुन के शरीर को अपना गंदा हाथ मत लगाइयो, खून की नदियां बहत जावेंगी। हमारा पीछा छोड़न का क्या लेवोगी? पहले पुलिस वाले ने झुंझला कर कहा। हम चलती हूँ, वो अपने साथी को संभालियो, किसी नारी का हाथ यूं ना पकड़े। जय राम जी की। चलो जी, राधा ने कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। जय राम जी की। पुलिस वाले ने गहरा सांस लेते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। चंद कदम चलने के बाद राधा ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। और फिर मैं वहां खड़ा अपने आप को चुगद ही महसूस कर रहा था। क्या ये अजीब सूरत नहीं थी कि मर्द तो खामोश खड़ा था और औरत लड़ने मरने को तैयार थी? कभी कभी ऐसा भी होता है कि औरत को आगे बढ़ना पड़ता है, राधा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल अब क्या प्रोग्राम है? मैं नागराज का ठिकाना मालूम करना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। अब उसे दो हाथ करना बहुत जरूरी हो गया है। उस पर चोट लगाने का ये बेहतरीन मौका है। इस वक्त नागराज बहुत बिंदाया हुआ होगा। उस तक पहुंचने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, राधा ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कोशिश कर देखने में कोई हर्ज नहीं, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राधा ने जवाब दिया। इस वक्त दरेवदिन से बेहतर और कोई आदमी नहीं हो सकता, वही हमें नागराज तक ले जा सकता है। दरेवदिन? मैं बुड़बड़ाया। वो इस वक्त अपने क्लब में होगा, लेकिन इस सुलिये में हमें कोई अंदर दाखिल नहीं होने देगा। बहरहाल आओ उस रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं, शायद कोई बात समझ में आ जाए। मैंने एक तरफ इशारा किया। इत्तेफाक से वही रेस्टोरेंट था जहां रत्ना नामी वेटर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और मैं उसे रवि पंडित के होटल ले गया था। और फिर वहां नागराज को आते देखकर मेरा प्रोग्राम बदल गया। रवि पंडित के दफ्तर में नागराज की पिटाई करने और रवि पंडित को मौत के घाट उतारने के बाद मैं तो अकबी रास्ते से फरार हो गया था। तो रत्ना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि उसका क्या हुआ था। होटल के दरवाजे पर नागराज के आदमियों ने उसे मेरे साथ देखा था। होटल के अंदर भी उसे मेरे साथ देखा गया था। मेरा ख्याल था कि मेरे फरार होने के बाद उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाकर हलाक कर दिया होगा, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही मैंने रत्ना को देख लिया, जो एक मेज पर काफी सर्व कर रही थी। उस मेज पर एक अधेड़ उम्र मर्द और एक जवान लड़की बैठी हुई थी। इत्तेफाक से सिर्फ उस मेज पर 2 कुर्सियां खाली थी और कहीं भी कोई खाली सीट नहीं थी। राधा ने इधर उधर देखा और फिर बड़ी बेतकल्फी से उस आदमी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैं भी लड़की के सामने वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया। उस आदमी ने बड़ी खूनख्वार नजरों से हमारी तरफ देखा। रत्ना भी हमें बैठते देखकर वहीं रुक गई। कुछ सवालिया निगाहों से पहले राधा और फिर मेरी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। हमारे लिए भी ये लाओ जी, राधा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए काफी के कप्पों की तरफ इशारा किया। पर मीठा जाती डालियो। रत्ना मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। अधेड़ उम्र शख्स और लड़की ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने कप उठाकर खामोशी से चुस्कियां लेने लगे। वो यकीनन कोई शिकारी लड़की थी जिसने बुड्ढे को फांसा होगा और बुड्ढा पीछो ताब खा रहा था। हमारी वजह से शायद उनका प्रोग्राम गारत हो गया था। रत्ना हमारे लिए काफी ले आई तो इसी दौरान वो दोनों काफी खत्म कर चुके थे। लड़की ने बुड्ढे को इशारा किया और वो दोनों उठ गए। राधा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। बाजारों में घूमते फिरते हमने कुछ शॉपिंग भी कर रखी थी। दोनों थैले राधा ने अपनी गोद में रखे हुए थे। उन दोनों के उठते ही उसने थैले एक कुर्सी पर रख दिए और चाय की चुस्कियां लेते हुए हम सरगोशियों में बातें करने लगे। रत्ना इसी दौरान 3-4 मरतबा हमारे करीब से गुजरी थी। खाली कप उठाते हुए उसने गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं सकी थी। मैंने राधा को रत्ना के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैंने रत्ना के बारे में फौरन ही फैसला कर लिया था। जरूरी नहीं था कि राधा का कॉटेज मेरे लिए हमेशा महफूज रहे। मुझे इमरजेंसी के लिए कोई ना कोई महफूज ठिकाना रखना था और मेरा ख्याल था कि इस मकसद के लिए किसी वक्त रत्ना को इस्तेमाल कर सकूंगा। काफी पीते हुए हमने प्रोग्राम फाइनल कर दिया। राधा का ख्याल था कि दरेवदिन से बराह रास्त राब्ता करना चाहिए। उसने जो मंसूबा बनाया था वो वाकई काबिले अमल था और मैं उससे पूरी तरह मुत्तफिक था। रेस्टोरेंट से निकलकर हम एक तरफ चलते रहे।
हमेशा की तरह मैंने इस वक्त भी इस बात का ख्याल रखा था कि हमारा ताकुब तो नहीं किया जा रहा, लेकिन कोई मशकूक आदमी नजर नहीं आया। मरीना क्लब से तकरीबन 1 फरलांग दूर हम रुक गए। अपने इस मंसूबे का एक बार फिर जायजा लिया गया और राधा अपने मिशन पर रवाना हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर तारीकी में एक दरख्त के पीछे खड़ा हो गया। मैं जानता था कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। देवदिन को अगरचे ये पता नहीं चल सका था कि संपित हमारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन आलका अग्निहोत्री के कत्ल के सिलसिले में तो उसे हम दोनों की तलाश थी। इसमें शुबा नहीं कि आलका देवदिन नागराज से किसी किस्म का इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन कैंप की तबाही पर उन सभी ही को गुस्सा था। मैं किसी के भी हाथ लग जाऊं, मुझे किसी सूरत में भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरह देवदिन से बराह रास्त राब्ता करना अगरचे नायत खतरनाक था, मगर इसके सिवा हमारे लिए कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे वहां खड़े हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। मैं बार बार उसी रास्ते की तरफ देख रहा था जिस तरफ राधा गई थी। उस सड़क पर बहुत कम लोगों की आमदोरफ्त थी, लेकिन राधा नजर नहीं आई। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। देवदिन को राधा पर कोई शुबा तो नहीं हो गया था, और ऐसा तो नहीं कि राधा को गिरफ्त में लेने के बाद वो मुझे फांसने के लिए कोई नया जाल तैयार कर रहे हो। 1 घंटा गुजर गया, अभी तक राधा की वापसी के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने एहतियातन वो जगह तब्दील कर ली और सड़क पार करके एक चबूतरे के पीछे खड़ा हो गया। उस चबूतरे पर शायद किसी जमाने में कोई मूर्ति नस्ब थी, लेकिन अब तो चबूतरा भी टूट फूट गया था। उस चबूतरे के साथ ही दरख्तों में एक तंग सा रास्ता था जो पीछे एक पार्क तक चला गया था, और पार्क इस वक्त वीरान पड़ा था। 10 मिनट और गुजर गए, फिर एक गाड़ी इस तरफ आती हुई दिखाई दी। हेडलाइट्स की रोशनी में सामने दूर तक का इलाका रोशन हो गया। गाड़ी ठीक उसी जगह पर आकर रुकी जहां चंद मिनट पहले तक मैं मौजूद था। गाड़ी के हेडलैम्प्स बुझ गए, ताम अंदर की बत्ती जल रही थी। स्टीयरिंग के सामने देवदिन था, उसके साथ वाली सीट पर राधा और पिछली सीट पर एक और आदमी बैठा हुआ था। गाड़ी के अंदर की बत्ती जानबूझकर जलती छोड़ दी गई थी ताकि मैं उन्हें देख सकूं। शायद उनका ख्याल था कि मैं उन्हें देखते ही अपनी कमीगाह से बाहर आ जाऊंगा। रामा, रामा, कहाँ हो तुम? राधा की आवाज सुनाई दी। वो इसी तरफ मुंह करके मुझे आवाज दे रही थी जहां मुझे छोड़ कर गई थी। मैं अपनी जगह से हरकत नहीं की। मैं मुहतात अंदाज में इधर उधर देखता रहा, क्योंकि मैं यह अंदाजा लगा लेना चाहता था कि मेरे साथ कोई चाल तो नहीं चली जा रही। राधा कार से उतर आई और इधर उधर देखते हुए फिर रामा का नाम लेकर मुझे पुकारने लगी। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। उसके लहजे से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी दबाव में नहीं थी। मैंने चंद सेकंड और इंतजार किया, फिर चबूतरे के पीछे से निकलकर सामने आ गया। राधा का रुख दूसरी तरफ था, वो मुझे नहीं देख सकी थी। ये रहा मैं, राधा देवी। मैंने उसे आवाज दी। राधा एकदम घूम गई। ओह, वो बोली, मैं तो डर ही गई थी। मैं समझी थी कि तुम डर कर भाग गए हो। कैसे भाग सके तुम, राधा देवियो? मैंने ऊंची आवाज में कहा ताकि देवदिन भी सुन ले। मेरी लुगाई उस राक्षस के कब्जे में है और मैं कैसे भाग सकता हूँ? तुम उसे बचा ली होगी ना? हमारा मतलब है हमारी लगाई को उस राक्षस से। हाँ हाँ, हम तुम्हारी लगाई को बचा लेंगे। बैठो, गाड़ी में बैठो, राधा ने कहते हुए पिछली तरफ इशारा किया और कार का दरवाजा खोल दिया। पहले से बैठा हुआ आदमी पीछे सिरक गया। उसके हाथ में कैराकोफ थी। मैं उसके साथ बैठा तो कैराकोफ की नाल मेरे कंधे को छूने लगी। इस बंदूकरी को पीछे हटाओ भैया, कहीं हमारा तुम खत्म ना कर दे। मैंने हाथ से राइफल पीछे हटाते हुए कहा। उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और राइफल दूसरी तरफ करके उसकी नाल खिड़की से बाहर निकाल दी। मैंने उसका चेहरा देख लिया था। वो देवदिन का गार्ड था। बड़ी खौफनाक शक्ल थी उसकी। उस रात आश्रम में देवदिन से मेरी मुलाकात तकरीबन 2 घंटों तक जारी रही थी। ताम इस वक्त वो मुझे पहचान नहीं सका था, मगर मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरी आवाज पहचान ना ले, इसलिए मैं बिगड़े हुए लहजे में बात कर रहा था। मोटर जरी तेजी चलाइयो भाई साहब, कहीं वो राक्षस मेरी लुगाई की इज्जत लूट कर उसकी हत्या ना कर देवे। मैंने आगे झुककर देवदिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। राधा ने मुझे बताया था कि वो 3 दिन से तुम्हारे कॉटेज में है। तुमने पहले पुलिस को उसके बारे में इतला क्यों नहीं थी? देवदिन ने कंधे से मेरा हाथ हटाते हुए कहा। उसने मेरी लुगाई को वो बना लिया है, क्या कहते हैं, हाँ जर गमाल। मैं बाहर निकलूं हूँ, किसी को बताया तो मेरी लुगाई की हत्या कर देगा, और इससे पहले कि उसके साथ वो करे वो बलात्कार। राम राम, आज तुमने कैसे हिम्मत कर ली? देवदिन ने पूछा। मैं सौदा लेने को आया था जी, मैंने कहा। राधा देवी से मुलाकात हो गई। ये तो वाकई देवी समान है जी। मेरी समस्या सुनकर बोली कि हिम्मत कर लो, देवदिन महाराज मेरी लुगाई को कुछ नहीं होने देवेंगे और उस राक्षस को भी पकड़ लेंगे। उसे बहुत मार लगाइयो साहब जी। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसी मार लगाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, देवदिन ने कहा। मगर तुमने शहर से इतनी दूर कॉटेज क्यों लिया, ना कि झील के परे? हमारा नया नया ब्याह हुआ है जी, मैंने शर्माने की अदाकारी करते हुए जवाब दिया।
हमने सोचा था चंद रोज आराम से रमेंगे, कोई सताएगा नहीं, मगर वो राक्षस बीच में कूद पड़ा। देवदीन ने मेरी बात पूरी कर दी। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। यह मंसूबा राधा ही ने बनाया था और अब तक बड़ा कामयाब रहा था। इस मंसूबे के मुताबिक राधा ने देवदीन से ये कहा होगा कि अलका के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो खौफ की वजह से रोपोश होगी और इसी दौरान वो मुझे भी तलाश करती रही। आज मेरा सुराग मिला तो सीधी उसके पास पहुंच गई। उसने देवदीन को पहले से तयशुदा ये कहानी सुनाई थी कि मैंने तफरीह के लिए आए हुए एक जोड़े को यरगमाल बना रखा है। देवदीन ने राधा की कहानी पर यकीन कर लिया था और फौरन ही उसके साथ चल पड़ा था। उसने सिर्फ एक आदमी साथ लिया था और ये उसकी एक और हमाकत थी। कार तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। इसे रास्ते में सिर्फ एक जगह रोका गया, मगर देवदीन की शक्ल देखते ही रास्ता छोड़ दिया गया। अब गाड़ी शहर की हदूद से निकलकर झील की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। राधा और देवदीन कैंप की तबाही, अलका के कत्ल और मंदिर की आतिशबाजी के बारे में बातें कर रहे थे। उस रोज वो हरामी एक साधु के बेस में मेरे पास आया था। देवदीन कह रहा था उसने मेरे सामने गोरख सिंह के कत्ल का मंसूबा बना रखा था और मैंने उसे ताउन का वादा कर लिया था। अगर मुझे मालूम होता कि वो कैंप को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो मैं उसे वहीं पर शूट कर देता। एक बात समझ में नहीं आई कि उसने यहाँ अपने इतने सारे हमायती कैसे पैदा कर लिए। राधा ने कहा वो तकरीबन 2 महीनों तक पंडित बैरू के पास रहा और किसी को शुबा तक नहीं हो सका। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं और ये बहुत ज्यादा चालाक और होशियार है। देवदीन ने जवाब दिया। तबाही फैलाता चला जा रहा है और कोई अब तक उसका बाल भी बेका नहीं कर सका। लगता है नागराज के आदमी इस मर्तबा पाकिस्तान से किसी राक्षस ही को उठा लाए थे। वो वाकई राक्षस है, राधा ने कहा। फिर बात बदलते हुए बोली, आज मुझे क्लब में संपित नजर नहीं आया। वो कल रात से गायब है, देवदीन ने जवाब दिया। पहले मुझे शुबा था कि कहीं वो भी उसके हत्थे ना चढ़ गया हो, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो कहाँ गायब हो गया। हो सकता है नागराज के आदमियों ने उसे खत्म कर दिया हो, राधा बोली। नागराज? देवदीन दांत कुचकिचा कर रह गया। उसकी जड़ें तो कुछ और मजबूत हो गई हैं। कार अब नाकी झील के करीब पहुंच रही थी। झील के करीब वाक़े रेस्तुरानों और होटलों की बत्तियां जगमगा रही थी। यहाँ से किस तरफ जाना है? देवदीन ने पूछा। उधर ही एक मकान झील के किनारे, बस वही है, मैंने कहा। जरा होशियार रहियो साहब जी, वो राक्षस बहुत चालाक हुए है। देवदीन ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। कार झील के किनारे उन रोशनियों से पहलू कतराते हुए गुजर गई। जरा ही आगे जाकर मैंने सीट पर पहलू बदलते हुए जेब से पिस्तौल निकाल लिया और सीट की पूंछ से टेक लगाकर कदरे ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाने लगा। ओम नमः शिवाय राम, हरि ओम। देवदीन अपनी सीट पर उछल पड़ा। स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया। कार लहराने लगी, लेकिन उसने फौरन स्टीयरिंग पर काबू पा लिया। मुड़कर मेरी तरफ देखा और मेरे साथ बैठे हुए गार्ड को मुखातिब करके चीखा, नटवर सिंह, गोली मार दो इसे, ये वही राक्षस है।